Good morning, students. Today I will teach you the difference between acute disease and chronic disease. यानी कल बताई थी मैंने जो रोग बताए थे दो, उनमें मैं आज ये भी कही थी मैंने कि डिफरेंस बताऊंगा, यानी दीर्घकालिक रोग और दूसरा रोग जो होता है वो कौन सा होता है, तीव्र या प्रचंड रोग। तो एक्यूट जो है वो तीव्र प्रचंड रोग है और जो क्रोनिक डिजीज है वो क्या है, वो हमारा एक दीर्घकालिक रोग है। दूसरा पहला तीव्र तथा प्रचंड, जिसे हम कहेंगे तीव्र या प्रचंड यानी एक्यूट डिजीज, और दूसरे को कहेंगे दीर्घकालिक रोग अर्थात क्रोनिक डिजीज। इनमें डिफरेंस बताऊंगा, यानी कल भी मैंने बताई थी लेकिन अंतर नहीं बताए थे। यहाँ तीव्र या प्रचंड रोग, और ये दूसरे हो जाएंगे दीर्घकालिक रोग। इनमें डिफरेंस से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि जो रोग बहुत कम समय के लिए होते हैं उन्हें हम जो है वो एक्यूट डिजीज कहते हैं, या शॉर्टर पीरियड के रोग जो है वो डिजीज एक्यूट होती है। लेकिन जो लंबी अवधि के चलते हैं, हिंदी के अर्थ से पता चल जाएगा, दीर्घकालिक रोग यानी लंबे समय तक चलने वाले रोग जो है वो क्रोनिक डिजीज या दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। अब इनमें मैं डिफरेंस पहले बता दूं, कल नहीं बता पाया था। अब देखो, एक्यूट डिजीज इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, ये मतलब जो है बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, 2 दिन या 3 दिन। तो ये जो है लॉन्गर ड्यूरेशन यानी कि लंबी अवधि तक चलते हैं। ये डिफरेंस पूछे तब देना है, ये वाला चार्ट डाल लेना है। अगर ये जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज, यानी तीव्र प्रचंड रोग और दीर्घकालिक रोग में क्या अंतर है। तो ये संक्षिप्त समय के लिए होते हैं। संक्षिप्त समय के मतलब जो है 2-3 दिन में होकर के खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये लंबी अवधि तक चलते हैं। ये दे डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म, यानी वही उल्टा हो गया, लंबे समय तक नहीं चलते हैं और इसका बैड इफेक्ट मतलब मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म के तो हैं, लंबा प्रभाव मतलब आगे चल करके वो लॉन्ग टर्म में मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो है मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड लंबे समय तक चल जाता है, महीनों से लेकर सालों तक लग जाते हैं, रोगी सही भी हो जाता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा है द रिकवर्स ऑफ एक्यूट डिजीज, ये मतलब पुनः ठीक हो जाता है और सामान्य रूप से ट्रीटमेंट लेने के बाद यानी उपचार लेने के बाद सामान्य रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और वहां पर कभी कभी क्या होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद जो होता है, यानी द रिकवरी सेल्डम, यानी पुनः स्वस्थ होना सेल्डम प्राय कंप्लीट इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, लंबे समय तक मतलब इलाज लेने के बाद कभी वो ठीक हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, यानी पुनः स्वस्थ हो सकता है। फोर्थ डिफरेंस ये है, देयर इज जनरली नो लॉस ऑफ वेट ऑफ द पेशेंट बॉडी, मतलब मानव के जो व्यक्ति बीमार होता है, अगर एक्यूट डिजीज अर्थात तीव्र या प्रचंड रोग है, तो उसके शरीर के भार यानी वजन पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, नो लॉस, कोई भी नुकसान नहीं होता है।
और यहाँ पर क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ वेट ऑफ द पेशेंट, मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है उसके शरीर का भार जो है वो कम हो जाता रहता है। इलाज होगा, दवाई देगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे वजन तो कम होता ही रहेगा। अब मान लो मैं दूसरी बात जो कल भी मैंने बताई थी उसी को बता रहा हूं, दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता, मतलब दीर्घकालिक रोग में, हाँ इसके एग्जाम्पल और बताना मैं भूल गया। एग्जाम्पल देखो, अगर एक्यूट डिसीज के पूछे तो कोल्ड यानी सर्दी जुकाम होती है, आई फ्लू यानी नेत्र रोग हो जाता है, तो ये तो मतलब दवाई लेने के बाद फौरन सही हो जाता है लगभग 2-3 दिन में, लेकिन ये लंबे चलते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है फाइलेरिया, ये मलेरिया की तरह का रोग है, ये ट्यूबरोकुलोसिस, ये टीबी जो हो जाती है, इसमें जो है फेफड़े की कार्यक्षमता कम हो जाती है, और आर्थराइटिस जो है हड्डियों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, ये मतलब विशेषकर ये क्योंकि लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं, तो लंबे ड्यूरेशन तक चलने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड के कहलाते हैं ये। अब ये है क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, यानी क्रोनिक डिजीज में दूसरे बारे में जो बताए थे उस पर हमारे स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है, या जो दीर्घकालिक रोग होते हैं लंबे समय की अवधि तक चलते हैं, तो हमारे हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, तीव्र या प्रचंड रोग में यानी एक्यूट डिजीज में के शरीर के वजन का प्रभाव, मतलब उसका वजन कम नष्ट होता है, नष्ट नहीं होता ना के बराबर, लेकिन उसमें हमारा वजन जो है, शरीर का भार जो है वो कम हो जाएगा। तो दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता, तो इसका ये समझो, ये जो डिजीज रोग होते हैं इनका हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कोई भी रोग हो जो हमारे शरीर के किसी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, जैसे मान लो हमारे चलने फिरने का काम है, तो वहां पर हड्डियों से संबंधित अगर रोग हो गया तो चलने फिरने में कठिनाई होगी, तो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो शरीर के सभी अंगों का कार्य करना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के जितने भी हमारे अंग हैं, तंत्र हैं, उनका कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो अगर हो गए, जो कि लंबे समय तक रहता है, लेकिन तीव्र रोग जो होते हैं वो कम समय तक रहते हैं, इसे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिल पाता। यानी एक्यूट डिजीज में क्या है, मतलब उसमें शरीर के या स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डाल पाता, लेकिन दीर्घकालिक रोग जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो खांसी जुकाम के विषय में सोचें, अगर तो अधिकतर ज्यादा जो 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा वो व्यक्ति, और हमारे स्वास्थ्य पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग जैसे ये ट्यूबरोकुलोसिस लगा है यानी टीबी, यानी फेफड़ों का जो क्षय रोग हो जाता है उससे संक्रमित हो जाए तो हमें कई वर्षों तक बीमार पड़े रहते हैं, और इससे ही हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है और हर समय हम टायर्डनेस
यानी थकान महसूस करते हैं। अगर मान लो ये डिफरेंस में भी आ जाएगा, अगर तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो मतलब हम ये मान के चलें कि हम कुछ दिनों के लिए विद्यालय से 2 दिन 3 दिन के लिए विद्यालय से एब्सेंट रह सकते हैं, लेकिन अगर दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हम विद्यालय में हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि लर्निंग यानी ग्रेस्पिंग पावर उसमें कम हो जाएगी और काफी समय तक हम जो है बीमार यानी अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग जो है तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर मतलब इस प्रकार का अगर रोग हो जाता है, कौन सा, क्रॉनिक रोग यानी दीर्घकालिक रोग हो जाता है, तो एक्यूट की अपेक्षा, एक्यूट डिजीज का मतलब तीव्र या प्रचंड रोग की अपेक्षा जो है हमें लंबे समय तक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये अब आते हैं तुम्हारे रोग के कारक। रोग के कारक ये डिफरेंस जरूर देख लेना। रोग के क्या कारक, रोग के कारक यानी क्या होता है, या कारक समझ लो, या कॉज ऑफ डिजीजेस, causes of diseases। तो इसका मतलब क्या होगा, रोग के कारण या रोग के कारक। तो इसमें क्या होता है, रोग किन किन कारकों से फैलता है। पहले रोग के कारण या कारक एक ही बात है, यानी कॉजेज ऑफ डिजीज। हम अगर इसको ये मान के चलें, अगर रोग के कारणों के बारे में हम ये बात सोचें, ये बात पता लगाएं कि हम रोगी हुए तो क्यों हुए, तो इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे किसी बालक को अगर मान लो जो है मतलब लूज मोशन यानी दस्त अगर हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, लूज मोशन में क्या कहेंगे, संक्रमण का प्रभाव है। इसका संभावित कारक क्या है, संक्रमण। तो कौन सी बीमारी में, लूज मोशन यानी दस्त, लूज मोशन यानी दस्त, शरीर में से पतला पतला पानी के रूप में निकलना। तो इसका मेन कॉज क्या है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। ये हमने पता लगाया, किसी बालक को अगर दस्त हो रहे हैं यानी लूज मोशन हो रहे हैं तो उसका एक संभावित कारक यानी संभावित कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण है। इसका कारण क्या है, संक्रमण। लेकिन फिर सोचते हैं कि यही पानी जो है, अब संक्रमण हम ये सोचते हैं कि बच्चे में आया कहां से, यानी बच्चा संक्रमित कैसे हुआ। तो मान लो ये पता लगा कि जो इन्फेक्टेड पानी है या दूषित जल है उसको पीने से बच्चा संक्रमित हो गया यानी इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन फिर सोचते हैं कि भाई ये पानी जो है स्कूल का और बच्चों ने भी तो पिया है, तब इसका क्या कारण है। तो एक बच्चे को तो मतलब लूज मोशन हो गए यानी दस्त हो गए, लेकिन दूसरे बच्चे को असर नहीं हुआ। अब इसका एक कारण यह है कि हम ये भी सोचते हैं शायद बच्चा पहले से भी अस्वस्थ हो। अब इसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है, कांटेक्ट इसमें आता है बच्चा। एक बालक को तो दस्त हो रहे हैं, एक बालक को नहीं हो रहे हैं, वही पानी के सेवन से। तो ये कांटेक्ट यानी संपर्क में आया होगा, किसी के क्या आया होगा, संपर्क में आया होगा। तो संपर्क में आने का मतलब क्या हुआ
संपर्क में आने से क्या है कि बच्चे का, अब जो बच्चा बीमार हो जाता है और दूसरे बच्चे नहीं हो रहे हैं अगर, तो बच्चा हम ये सोचते हैं ये स्वस्थ क्यों नहीं है। अब हम दूसरा कारण सोचें कि शायद हमने कल भी एक क्वेश्चन लिख के दिया था घर के लिए क्या कहलाना, यानी स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए। तो उसमें हम ये भी सोचेंगे अब यहाँ कि शायद बच्चे के न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन के आवश्यक तत्व जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, या उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, या पर्याप्त पोषण नहीं हो रहा है। ये मतलब दूसरा कारण है उसके सोचने का, हमारे का डॉक्टर यही सोचेगा। अब बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं कर पाता है, अब फिर सोचेंगे क्यों उसके माता पिता कैसे हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। गरीबी के कारण बच्चे, हम अखबारों के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पढ़ते हैं कि कुपोषण के माध्यम से बच्चे की मौत हो गई। तो बच्चे में मतलब माता पिता गरीब होने के कारण उसको पूर्ण पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं करा पाते हैं, खुद भी नहीं कर पाते हैं, बच्चे को भी नहीं करा पाते हैं। ये हेरिडिटी यानी आनुवंशिक भिन्नता से भी रोग हो सकता है। मतलब उसमें मतलब क्या होता है कि बच्चे में आनुवंशिक भिन्नता हो जो रोग कारक के संपर्क में यानी कांटेक्ट में आने पर ये पतले दस्त या लूज मोशन हो जाते हैं। अब हम ये अब डॉक्टर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हेरिडिटी डिफरेंशिएशन यानी आनुवंशिक विभिन्नता या कम पोषण के बिना रोग कारक के पतले दस्त उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ये रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। केवल क्या बनेंगे, रोग के कारण में सहयोगी। जैसे हमें जुकाम हो गया, जुकाम बिगड़ गया, इसका मतलब है जुकाम बिगड़ गया, कोई पोषक तत्व, कोई पदार्थ, कोई खाने पीने का सामान हमने ऐसे खा लिया, ठंडी चीज ले ली या चिकनी चीज ले ली तो हमारा जुकाम बिगड़ जाएगा। तो दस्त के यही कारण नहीं है, लेकिन ये रोग के कारण में केवल सहयोगी, हेल्पफुल होते हैं। अब बच्चे को हम ये सोचते हैं कि साफ पानी पीना चाहिए, ये मतलब 5S करके एक लॉ नियम है 5S, तो 5F करके जो है वो तुम देख लेना, और मैं वैसे कल बताने की कोशिश करूंगा 5S क्या करना चाहिए हमें। तो इसका चार्ट वैसे तो तुम्हारी किताब में है, लेकिन मैं कल और समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेन हमें ये पता लगा बात को, ये इसका हमने डायग्नोसिस किया तो पता लगा कि मतलब बच्चा जहां पर रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वहां पर स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। तो गरीबी के कारण जो मतलब सरकारी सेवाएं हैं, नगर परिषद या नगर पालिका का कार्य है, उसकी निष्क्रियता के कारण बच्चे को स्वस्थ पानी नहीं मिल पाया। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि सभी रोगों के जो तत्कालिक कारण हैं तथा सहायक कारण होते हैं। क्या स्पष्ट हुआ कि सभी रोगों के तत्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। तो यहाँ ये पता लगा केवल कि अगर बच्चे को कोई रोग हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक कारण तो है ये जिसके कारण बीमार हुआ, लेकिन उसके कई मददगार कारक भी हैं जिसके कारण ये रोग हुआ। अब मैं बात करूंगा यहाँ जो मैंने लिखाया है, लूज मोशन हुए वो कांटेक्ट में किसी के में आया, तो ये दो संपर्क में आया, तो दो तरह की डिजीज होती हैं। एक डिजीज होती है जो वो संक्रामक तथा पहला कारक हो गया संक्रामक और असंक्रामक कारण तथा असंक्रामक कारक। इन्फेक्शियस एंड अनइन्फेक्शियस डिजीज। अब इसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन
ये जनरली शब्द हम सुनते रहते हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है? जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, इन एंड नॉन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब इसको थोड़ा ध्यान से देकर के समझना, ये संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। अब ये कारक भी हो सकते हैं। क्या होगा? मतलब जैसे बच्चा किसी के संपर्क में अगर आता है, बच्चा किसी के संपर्क में आता है और जो बच्चा पहले से बीमार है, तो उसका कारण ये होगा कि मतलब रोग का जो कारण होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और या अन्य कोई रोगाणु हो सकता है। तो वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही इसका संक्रामक का मुख्य कारण है। यानी क्या कारण है? सूक्ष्म जीव के कारण भी वो संक्रामक हो सकता है। यानी संक्रामक जो होगा वो किसके कारण होगा? सूक्ष्म जीव। ये मैं पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं पहले ये किसके बारे में बता रहा हूं? पहले इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें जो होता है, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वैसे तो जीव जो है हर जगह विद्यमान है ये सूक्ष्म जीव, लेकिन अगर इनके संपर्क में आया तो संपर्क के लिए हमें साधन भी चाहिए। तो सूक्ष्म जीव तत्कालिक कारण जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें संक्रामक रोग को कहते हैं। वह रोग जिनके, मैं लिख दे रहा हूं, वह रोग जिनके तत्कालिक प्रभाव या तत्कालिक कारक, सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। वे रोग जिनके कारक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब इसका कारण क्या है? सूक्ष्म जीव की जो है कम्युनिटी स्प्रेडिंग भी हो सकती है, और इसके कारण होने वाले रोग भी इसके कारण हो जाते हैं। जैसे मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, मेरे संपर्क में कोई मिलने वाला आया, वो संक्रामक है किसी रोग से, तो वो रोग मेरे संपर्क में आया तो मुझे भी हो जाएगा। और मैं जो है स्कूल में आता हूं, बच्चों के संपर्क में आया तो बच्चों से हो जाएगा, बच्चे अपने परिवार में जाएंगे तो भी मतलब वो क्या हो जाएंगे? सब संक्रमित हो जाएंगे, यानी सब बीमार हो जाएंगे। तो मतलब जो बात होती है कि मतलब कम्युनिटी स्प्रेडिंग,
जैसे कोरोना का अभी देख रहे हो, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। इससे क्या है कि मतलब ये अगर गवर्नमेंट के नियमों का हम पालन करेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग, अर्थात मैं अगर इन्फेक्ट हुआ हूं तो क्वारंटीन हो जाऊं अगर फौरन पता लगते ही, तो परिवार में या समाज में या समुदाय में रोग नहीं फैलेगा। तो इसलिए इसे कहा गया है ये सामुदायिक रोग भी हैं, यानी समुदाय समाज में भी, परिवार में, घर में, मोहल्ले में, सभी में, बस्ती में फैल सकता है। अब बात करते हैं असंक्रामक रोग, जो कारकों द्वारा नहीं होते हैं, उनके कारक भिन्न होते हैं। अब देखो बात हो रही है असंक्रामक रोग की, तो असंक्रामक रोग के होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते हैं, यानी ये छूत की बीमारी ऐसा समझ लो, तो जिसके छूने से नहीं होते हैं, यानी उनके कारक जो होंगे, उनके फैक्टर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, और वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं वे समुदाय में फैल सकते हैं, यद्यपि ये अधिकतर जो है आंतरिक एवं असंक्रामक हैं। तो वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, क्या कहेंगे, वे बाहरी कारक, वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। यहां पर तो सूक्ष्म जीव आएंगे जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, यहां तो संपर्क में आए तो हम भी बीमार हो जाएंगे, लेकिन यहां पर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, तो वो रोग कहलाएगा असंक्रामक रोग कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, अधिकतर जो होता है, अक्सर जो होता है आंतरिक एवं असंक्रामक है, तो यही कारण क्या कहलाएगा, असंक्रामक, या संक्रामक या असंक्रामक, यानी जो रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा, असंक्रामक जो रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं फैलता है, असंक्रामक, यानी ये समझ लो पहली बार छूत की बीमारी हो गई तो छूने से ही वो, संपर्क में आने से ही रोग हो जाएगा, लेकिन दूसरे में वो कारण जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। एक में लिख रहा हूं पेप्टिक व्रण, एक रोग है पेप्टिक व्रण, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक ये एक पेप्टिक कैंसर होता है, पेप्टिक व्रण। इसके लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और वो किसको मिला था, ऑस्ट्रेलिया के थे शायद, उनके दोनों के नाम ध्यान रखना, उनके नाम जो है बारेन, कौन थे, बेरी मार्शल एंड बारेन। वैसे बारेन का नाम आता है, किसके ने खोज की थी इसकी, बारेन, और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, चिकित्सक का नाम है वारेन। ऑस्ट्रेलिया के थे साथ, देख लेना और किताब में, इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था, पेप्टिक कैंसर के लिए। पेप्टिक कैंसर में क्या होता है कि मतलब जो है, मतलब कुछ कॉज होती है बाहरी, उनके द्वारा ये बिना संपर्क में आई बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर्स भी कहते हैं इसे, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स, और इसीलिए के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, बारेन को मिला था। अब इसके एजेंट क्या होंगे, अब देखो एक एग्जाम्पल समझो, जैसे कुछ प्रकार के कैंसर हैं, और
ये जो होता है वो हेरिडिटी में इननॉर्मलिटी पाई जाती है, यानी कह सकते हैं हम कि कुछ प्रकार के कैंसर जो होते हैं वो आनुवंशिक असामान्यता के कारण होते हैं। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रुधिर दाब, इसका कारण क्या होता है, हमारा वेट अधिक हो जाए यानी वजन अधिक हो जाए, हम एक्सरसाइज नहीं करें, तो उसे अन्य रोग के बारे में भी हम बता सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो असंक्रामक होते हैं यानी बिना छूत के होते हैं, तो ये जो है मतलब असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो मैंने केवल आज बताई थी संक्रामक और असंक्रामक रोग की। अब कल की तरह मैं आज कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, उनको करके लेकर के आने हैं और उनको देखते जाना। इसमें वैसे मार्शल का भी नाम आता है, मार्शल तथा बारे ने पता लगाया था इसका। और ये जो है अब जो है मतलब इसकी दवाई देगी, एंटीबायोटिक देते हैं इसमें, यानी प्रतिजैविक, हाँ, इसके उपचार से वो सही हो जाता है। मतलब जिस किसी को भी ये होगा पेप्टिक अल्सर, तो मतलब उसमें क्या होगा, इसमें नाम लिख लेना मार्शल तथा बारेन, दो के नाम आते हैं वैसे तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं मार्शल तथा बारेन। ये जूलॉजिस्ट थे मार्शल तथा बारेन। ये अब मैं एक तो दो क्वेश्चन जैसे कल लिखे थे मैंने, ऐसे दो क्वेश्चन आज मैं फिर दे रहा हूं, तो उनके आधार पर ये पता लगाना या उन क्वेश्चन को होमवर्क समझ लेना, होमवर्क समझ कर करना उन क्वेश्चन को। तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, तो उनको अपनी कॉपी पे हल करना। जैसे कल मैंने लास्ट दिखाया था कि गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए। आज मैं दे रहा हूं बाधित आराम और असुविधा क्या है। बाधित आराम तथा असुविधा क्या है। असुविधा ये बीमारी की अवस्था है, मतलब किसी काम को करने के लिए हम अगर बाधित, किसी काम के करने में हमारे बाधा आ रही है या काम करने में असहज हो रहे हैं, असुविधा आ रही है, तो इनको मतलब क्वेश्चन है ये असुविधा क्या है। एक क्वेश्चन तो ये दे दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, शरीर की क्रियाओं में बदलाव क्या प्रदर्शित करता है, या ये छोड़ो, ये लिख लो प्रश्न 2, कोई 4 लक्षण सिम्टम्स और साइन, कल मैंने बताई थी सिम्टम्स एंड साइन बताया था, तो ये सिम्टम्स हैं, 4 लक्षण लिखो या बताओ जिनसे रोग का पता चलता है, जिनसे रोग का पता लगता है। ये दो क्वेश्चन आज फिर मैं दे रहा हूं, यानी बैरियर किसी काम को बाधित आराम और असुविधा यानी नॉन कन्वीनियंस, ये क्या है। अब ये राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज द कॉज ऑफ मीन, जो रोग के कारण होते हैं, या मतलब उससे क्या पता लगा सकते हैं, कौन कौन से हैं। अब वो तो कल उसमें डिफरेंस में ही आ गया, तीव्र तथा प्रचंड रोग। तीव्र तथा प्रचंड रोग किसे कहते हैं, तो जो मतलब जो है कुछ ही समय के लिए, एक सप्ताह इसकी लास्ट होती है कि कुछ दिनों के लिए होते हैं, वो तीव्र रोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन देता जा रहा हूं, उनको भी तुम हल करना, और इसमें जो डिफरेंस की टेबल बना रहा हूं वो करना। कल मैं
तुम्हारी किताब में भी देखना, उस चार्ट को बना लेना। 5S करके है, हमें क्या करना चाहिए, यानी स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात एक फ्लो डायग्राम से समझाओ। तब तक के लिए थैंक यू।